कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं, दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा अजीज होती हैं। ऐसा ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब की औरतों को खुद ये करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वे कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। ये रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे शौहर ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे, और यह तो बहुत सारी है, इसे तो आपके पास सामान वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे ये तुम्हारे इलाके में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतें के घर यहाँ लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन बस उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने उनसे सामान में फिटकरी रख दी। मैंने रोते हुए उसे कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशान हो रही थी। मुझे उस तरह रोते हुए देखकर जैन कहने लगे तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी ये सब झूठ बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामाबाजी करार दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मैं रोज़ तारों कतार रोती। उनकी माँ ने फ़ोन पर भी उनसे मेरी बुराई बेशुमार करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक
दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। ये सुनकर मैं खुश हुई। वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी। क्या अभी कुछ दिनों पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज़्यादा वज़न के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी थी, पता नहीं क्या इतनी सारी फिटकरी का ये सऊदी औरतें करती क्या हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्होंने मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वह किसी को दे आए थे। वापस पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। जैन की प्यार भरी बातें मैं सब कुछ भूल गई थी। सच तो कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी आपके बगैर वहाँ क्या जिंदगी गुजर होगी। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी। वैसे भी वहाँ जाकर क्या करूँगी। वे कहने लगे कि यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी अम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मी मुस्तकिल पैसों के लिए तकाजा करती रहती है और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं नौकरी कर लूँगी। मैंने अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा, तुम क्या नौकरी करोगी। बहुत सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। जैन को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। फिर 15 साले फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारतीय फैमिली ही रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतें घर में खाने पकाने के लिए रख लिया था। तो मेरी बात सुनकर वे हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही जैन का दिल मौम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास मुझ पर वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है।
اس لیے وہ مجبوراً مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا کا ناٹک کیا کہ جین نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی میں جین کو گلے لگا لیا اور ان کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کا اظہار کیا۔ اگلے دن جین دفتر جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اگر تمہیں کام سمجھ آئے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ میں نے انہیں بے فکر کر دیا اور ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نمٹا کر اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھے، عالی شان محل تھے۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دونوں ہی عربی عورتیں بہت ہی اور خوش اخلاق تھیں۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی لیکن بولنا نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے سمجھا دیا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔ پہلے ہی دن میں باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی۔ ایک دن بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ میرے پتی اور میں بھی تو انڈیا سے اتنی ساری پھٹکڑی لے کر آئی تھی۔ پتہ نہیں میرے پتی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکڑی کا کیا کرتی ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ اب سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی اور جین پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی کہ عربی عورتیں اس کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچنے میں 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر دیا اور پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی۔ اس کے باورچی خانے میں تو پہلے والی سے بھی زیادہ پھٹکڑی تھی۔ یہ آخر نظارہ کیا ہے؟ انڈیا میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانے پکانے تھوڑی ہی دیر گزرتی تھی کہ میرے دوسری عربی مالکن باورچی خانے میں آئی اور اس میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا نکال کر اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کا اندازہ چھپانا والا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں اور بھی حیران ہوئی تھی۔ خیر پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں گھروں کا کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئی تھی اور جین کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا تھا۔ شام کو جین گھر آئے تو مجھ سے ڈھیروں سوالات پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بے فکر کر دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے میری ساری تنخواہ اپنے گھر بھیج سکتے تھے۔ میرے بات پر جین ہلکے سے مسکرائے دیے، پھر جاننے تھے کہ یہ سب میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ جین رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے کر گئے۔ یہی پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ جین مجھے واپس بھجوا دیں گے۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال میں لے کر گئے۔ اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں خوش ہو گئی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی چیزیں تھی اور یہاں تو ہر عورت کی ڈھیر سارا سونا پہنے ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی عورت کو کھلے عام اتنا سونا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ میں اب تک یہی سمجھا تھی کہ سعودی عرب میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے کچھ خریداری کروائی اور پھر جین کا ایک آفس کا دوست مل گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوشی سے ہم سے بات کی اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں شادی کے بعد ہی سے یہاں آئی ہوں
تو انہوں نے ہم دونوں کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانے پر دعوت پر بلایا۔ وہ لوگ عربی تھے لیکن ان کو اردو بھی کافی اچھی آتی تھی۔ ان لوگوں کے بہت ضد کرنے پر جین نے دعوت کے لیے ہاں کر دی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہاں آ کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی۔ اگلے دن میرے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا اور واپس آتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ جین کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دعوت کے لیے جائیں گے۔ جین کے آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دوست کے گھر چلے گئے۔ ان کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا سواگت کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا بھی تھا جسے دیکھ کر ہی مجھے اس پر پیار آ گیا تھا۔ جین کی دوست کی بیوی کا نام سلما تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابھی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے ہی آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، لیکن اس وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی فٹکڑی کی تھالی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھ گیا تھا، آخر یہ عربی عورتیں اس فٹکری کا کرتی کیا ہیں؟ میں نے سوچا کہ میں اس فٹکری کا راز سلما سے پوچھتی ہوں، مگر سلما سے پوچھنے میں تھوڑی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میری عربی مالکن نے چھپانے والے انداز میں فٹکری کو تیل ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی تھی۔ دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ یہ فٹکری یہاں کیا اور کیوں رکھی ہوئی ہے، اور اتنی ساری فٹکری کا کیا کرو گی؟ ان کا میری بات سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلدی سے فٹکری کی تھالی اٹھا کر کبڈ میں رکھ دی۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھانے لگانے لگی تو میں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ دوبارہ پوچھنا ادب کے خلاف تھا۔ سلما نے بہت ہی مزیدار کھانا پکایا تھا۔ دعوت بھی بہت ہی اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن سارے راستے میرے دماغ میں فٹکری ہی چلتی رہی تھی۔ جین نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے جین کو ساری باتیں بتا دی کہ کس طرح سے میں نے دونوں عربی مالکن عورتوں کے گھر میں فٹکری کے بڑے ڈبے دیکھے تھے اور آج سلما کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری فٹکری موجود تھی۔ آخر یہ عربی عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر جین ہنس پڑے اور کہنے لگے تم عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتے ہو، چلو میں یہ پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرا کام بہت ہی اچھی طرح جم گیا تھا۔ مجھے ادھر بھی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میری امی پاپا اکثر مجھے فون کرتے تھے۔ جب میں جین کے پاس آئی تھی میری امی کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کئی دفعہ فٹکری کے بارے میں بہت سوال پوچھے تھے، لیکن امی کو بھی زیادہ پتہ نہیں تھا کہ فٹکری میں تیل ملا کر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک حیرت جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سے سیٹ ہو گئی تھی۔ اب مجھے انڈیا واپس جانے کی فکر نہیں تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکن میرا خیال رکھتی تھی۔ کھانا بھی بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا تھا، 3-4 کھانے پکانے ہوتے تھے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے۔ ایسے کر کے کچھ دن گزر گئے اور جین دفتر سے لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے آج میں تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں اور تمہیں فٹکری کا راز بتاتا ہوں، لیکن ابھی عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ راز کبھی کسی کو پتہ چلے، کیونکہ فٹکری استعمال ان کے خاندان سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور وہ
इसे अपने तक महफूज रखना चाहती हैं, इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। राशिद की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके के अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज़ें इंडिया में होती हैं वे यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उसे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती हैं जो हैरान है। और अगर इंडिया औरतों को सबके बारे में पता हो जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी दें और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया कि जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 22 साल की जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल यह बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछकर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों पर बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रख दिया जाता है और उसको बाद में रोज रात को उस दिन वाली फिटकरी को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाक में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह से उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती हैं इनके पास बेटा की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर राशिद कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन की बात सोच जानकर मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर ही रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिन के पेट बेटे ही पैदा थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसा ही करती तब्दील इस्तेमाल करती रहती हैं। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतें के घर में फिटकरी मौजूद थे। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने कभी अरबी औरतों की फिटकरी के टोटकों को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटा ही ज़रूरी है? अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है कि आपके इलाके में भी
बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे ही टोटके किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।